चैप्टर 5 द रेल्म्स ऑफ अर्थ, ये करेंगे हम आज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। यू नो डैट आवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेनेट। आप जानते हो कि जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है। यूनिक प्लेनेट का मतलब अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर अभी तक जीवन संभव है, और अभी तक कोई ऐसा प्लेनेट हमें नहीं मिला है जहाँ पर जीवन हो। तो अर्थ हमारा एक यूनिक प्लेनेट है, बिल्कुल हटके एक प्लेनेट है। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर एज द मेयर फिजिकल एलिमेंट्स। और इसमें क्या है भाई, अर्थ में क्या है, लैंड है, एयर है, वाटर है, जो इसके मेजर फिजिकल एलिमेंट हैं, जो इसके मेन तत्व, तीन यहाँ पे मेन तत्व पाए जाते हैं, लैंड, एयर और वाटर। आगे है ईच एलिमेंट हैज इट्स ऑन रेलम्स ऑफ और डोमेन। और हर एक एलिमेंट का, लैंड का, एयर का, वाटर का अपना एक रेलम्स है। रेलम्स का मतलब होता है उसका एक एरिया है, क्षेत्र है, ठीक है, या डोमेन भी कह सकते हैं। रेलम्स का मतलब हो गया एरिया। जैसे कि जो हमारी जो लैंड है वो कितने एरिया में है अर्थ में, और जो एयर है वो कितने एरिया में है, और जो वाटर है वो कितने एरिया में है। तो रेलम्स का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, उसकी जो जगह है, उसने कितनी जगह घेरी हुई है अर्थ में, तो उसका वो क्या हो गया, रेलम्स हो गया। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रेल्म्स। अर्थ को हम 4 रेल्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। लिथोस्फियर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फियर यानी कि पानी, वाटर, और एटमॉस्फियर यानी कि एयर, और चौथा है बायोस्फियर यानी कि लाइफ। ठीक है, बायोस्फियर में जंगल आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, सारा जो एटमॉस्फियर वो इन सब का कम्बिनेशन आ जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट देम। अब इन चारों जो है हमारे पास, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर और बायोस्फियर, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डू यू नो में क्या है, लिथोस का मीनिंग क्या होता है। लिथोस इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टोन और रॉक। लिथोस निकला है एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टोन यानी कि पत्थर या फिर चट्टान। ठीक है, लिथोस्फियर यानी कि लैंड। ठीक, अब लिथोस्फियर के बारे में पढ़ते हैं, द रेल्म्स ऑफ लैंड। ठीक है, कि भाई लिथोस्फियर क्या है, रेल्म्स ऑफ लैंड है, यानी कि जो लैंड का कितना एरिया है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैंड कहाँ कहाँ पर है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द अपर सरफेस ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथोस्फियर। लिथोस्फियर में क्या आता है, देखो अर्थ जो हमारी है उसका जो अपर सरफेस है, जो ऊपर वाला सिरा है, यानी ऊपर वाला जो सरफेस है, वो आता है किसमें, लिथोस्फियर में, यानी कि जिसमें फसलें लगती हैं, पेड़ पौधे लगते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है, लिथोस्फियर है। ठीक है, उस अर्थ की अगर नीचे का पार्ट नहीं, ये ऊपर का पार्ट है। ठीक है, इसको हम लिथोस्फियर कहेंगे। इट इज़ फाउंड बोथ इन कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर। और ये कॉन्टिनेंट में भी मिलता है, यानी कि जो हमारी जो भूमि है, यानी कि जो महाद्वीप की जो भूमि है, वो उसको भी, उसमें भी आ जाता है लैंड। और जो ओशन फ्लोर्स हैं, यानी कि समुद्र के नीचे की जो ज़मीन है, उस वो भी लिथोस्फीयर में ही आती है। द कॉन्टिनेंट फॉर्म 29% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ। और जो ये कॉन्टिनेंट है, यानी कि जो ज़मीन है, जैसे कि भारत, चीन, जापान, ठीक है, इस तरह के जो ज़मीन है, ज़मीन वाले ज़मीनें हैं, ठीक है, वो क्या आता है भाई, उसको हम कॉन्टिनेंट कह देते हैं। पूरी, आपको पता है, पूरी जो दुनिया है उसको हमने, अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट्स में बांट रखा है, यानी कि जो सिर्फ ज़मीन है उसको हम कॉन्टिनेंट कह देंगे। ठीक है, और 29% है टोटल अर्थ का, जो ये कॉन्टिनेंट्स है वो 29% है। ठीक है, द रेस्ट इज़ कवर्ड बाय ओशन। और जो बाकी जो बच गया 100 में से, वो क्या आ जाएगा, यानी कि 71% क्या है, हमारी जो अर्थ के ऊपर क्या है, समुद्र है, पानी है। The average height of the land mass of the earth is about 700 मीटर above the sea level। और जो जो ये हमारा जो लैंड मास है, यानी कि जो ज़मीन है पूरी, मतलब
अर्थ की बात कर रहे हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो 700 मीटर है सी लेवल से। ठीक है, कोई भी किसी की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? सी लेवल से मापी जाती है, समुद्र की ऊंचाई से मापी जाती है। तो लगभग एवरेज कितनी है? 700 मीटर है, जो हमारी लैंड मास है, यानी कि जो ज़मीन है। द लैंड सरफेस वेरीज इन हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो ये लैंड, जो ज़मीन है, वो वो बदलती रहती है, उसकी ऊंचाई प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पर उसकी ऊंचाई अलग अलग होती है। सम पार्ट ऑफ द अर्थ आर हाइयर देन 8,000 मीटर while some other part are only a few meter above the sea level। पृथ्वी पर कुछ ऐसे पार्ट हैं जो 8,000 मीटर से भी ऊपर हैं, और कुछ ऐसे पार्ट भी हैं ज़मीन के सी लेवल, जो सी लेवल से थोड़े ही मीटर ऊंचे हैं। ठीक है, अब डू यू नो में क्या है? डू यू नो में है द बॉटम ऑफ ओशन फ्लोर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। और जो ओशन, जो समुद्र के नीचे की जो ज़मीन होती है, वो भी हर जगह बराबर नहीं होती। कहीं पे समुद्र ज़्यादा गहरा होता है और कहीं पर कम गहरा होता है। द हाइट ऑफ ए प्लेस ऑन द लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। और जो हम लैंड की जो हम हाइट नापते हैं, वो कहाँ से मापते हैं? वो हम मापते हैं सी लेवल से। ठीक है। अब हम रेलम ऑफ अर्थ के जो पार्ट है कॉन्टिनेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में क्या आता है? द लार्ज कॉन्टिन्यूस मासेस ऑफ लैंड अबव द सी लेवल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट क्या होता है? लार्ज कॉन्टिन्यूस मासेस ऑफ लैंड, जो बड़े बड़े जो ज़मीन के, जो आप कह सकते हैं टुकड़े हैं या ज़मीन है जो बड़ी बड़ी, उसको हम अबव द सी लेवल, जो सी लेवल के अबव है, उसको ही हम कॉन्टिनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये एक ग्लोब में दिखा रखा है, हमें एक चित्र में दिखा रखा है, ये हमारी अर्थ है। जितना भी आप नीला ब्लू कलर देख रहे हो, ये सारा अर्थ पे क्या है? ओशन है, पानी है। ये है 71%। ठीक है, और ओनली ये जो आप देख रहे हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है, ये जो 7 जो है कॉन्टिनेंट्स हैं, ये ज़मीन है। ठीक है, ये और ये, ठीक है, और ये, ठीक है, ये क्या है? 29% है सिर्फ। कितना है? पूरे अर्थ का 29% ही ज़मीन है, बाकी सारा क्या है? आप ज़मीन के ऊपर क्या है? ये अर्थ के ऊपर पानी है। तो लैंड मासिस कितना है? 29%। यानी कि कॉन्टिनेंट ने कितनी जगह घेर रखी है? 29% जगह घेर रखी है। और पानी ने कितनी जगह घेर रखी है? 71%। ठीक है, इसको ही कॉन्टिनेंट बोलेंगे हम। द लैंड मासिस इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट। और जो लैंड मासिस है, हमने उसको 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। तो अगर आपसे कुछ पूछे कोई, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी अर्थ पे, तो हमने उसको डिवाइड कर रखा है 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। लेट अस नो मोर अबाउट देम। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले है एशिया। ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अर्थ का। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट comprising ऑफ अबाउट 29.6% ऑफ अर्थ टोटल लैंड एरिया। ये कितना है भाई? जितना भी लैंड एरिया हमारी अर्थ का, उसका 29% तो सिर्फ एशिया में ही है। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है सातों कॉन्टिनेंट में। इन द नॉर्थ इट टचेज द आर्कटिक ओशन। और जो इसके नॉर्थ में है, आर्कटिक ओशन है, विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और जो सारा साल ठंडा रहता है, आर्कटिक ओशन है इसका। ठीक है, इसके कहाँ पे? इसके नॉर्थ में। और इन द एक्सट्रीम साउथ, और इसके साउथ में, द इक्वेटर पासिस थ्रू सम पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वेयर टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर। और और साउथ में क्या है? इसके इक्वेटर पास करती है, इसके कुछ पार्ट्स में से। और जहाँ पे जो टेम्परेचर है, जहाँ से इक्वेटर पास करती है, वहाँ पे टेम्परेचर सारा साल क्या रहता है भाई? हाई रहता है, यानी कि गर्म टेम्परेचर रहता है। इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक सी। और इसके जो इसके मतलब इसकी बाउंड्री पे क्या है? इन द ईस्ट। इसकी ईस्ट बाउंड्री पे क्या है? एंड इन द वेस्ट। और इसकी ईस्ट और वेस्ट बाउंड्री पे क्या है? पैसिफिक
महासागर है, ओशन है, सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन एंड यूराल रिवर। और ये यूरोप से कैसे सेपरेट होता है, यूरोप और एशिया में के बीच में क्या चीज़ आती है जो उसको अलग करती है, वो आती है भाई यूराल माउंटेन्स, यूराल ये पर्वत हैं, और यूराल रिवर जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। जैसे ये हमारा एशिया है, ये यूरोप है, इन दोनों के बीच में क्या आता है भाई, यूराल माउंटेन आते हैं और यूराल रिवर आती है जो उसको एशिया और किसको अलग करती है, एशिया और यूरोप को अलग करती है। द कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। और जो इस कॉन्टिनेंट में है कई तरह की कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी कंट्रीज हैं। चाइना एंड इंडिया आर द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ एशिया। और चाइना और यूरोप दो इसकी सबसे बड़ी जहाँ पे पॉपुलेशन है, दो ऐसी कंट्रीज़ हैं। चाइना पूरी दुनिया पे नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में, और जो इंडिया है वो नंबर 2 पर है। इट इज़ ए वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज। और इसमें क्या पाया जा, इट इज़ ए वास्ट स्टोर हाउस, और यहाँ पे क्या भाई खूब खेती बाड़ी होती है, ठीक है। और क्या होता है भाई, यहाँ पे खूब मिनरल्स पाए जाते हैं, लोहा कोयला वगैरह, ठीक है। अब आ गया भाई, डू यू नो में क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एशिया। लार्जेस्ट लेक कौन सी है, झील कौन सी है, कैस्पियन सी है जो एशिया में है। लॉन्गेस्ट वॉल ये भी एशिया में ही है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ये भी ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। डीपेस्ट लेक सबसे गहरी लेक कहाँ पर है, बेकाल लेक, ये भी एशिया में ही है। अब जो दूसरा कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है यूरोप। इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये जो एशिया के वेस्ट में लोकेट करता है, जैसे ये एशिया है, एशिया के वेस्ट में क्या है, ये क्या है, यूरोप है, ठीक है। इट कवर 7% ऑफ द टोटल लैंड मास। पूरे लैंड मास का, जो पृथ्वी पे जो लैंड मास है उसका 7% ही सिर्फ किस पे है, यूरोप में है। और 29.6% किस में था, एशिया में था। द आर्कटिक ओशन लाइज टू द नॉर्थ। और जो इसके उत्तर में क्या है, नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन है, यानी कि समुद्र है, आर्कटिक समुद्र है। द मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ, और साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। एंड द अटलांटिक ओशन लाइज टू द वेस्ट ऑफ यूरोप। और इसके वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर वेरी एडवांस। और लगभग यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी एडवांस्ड हैं, यानी कि विकसित हैं, अच्छी अमीर देश हैं वहाँ के। दे आर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड विद ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो धन से संबंधित है, यहाँ के जो अमीर है, विकसित है यहाँ की मतलब लोग, और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीने का जो तरीका है वो हाई है। आगे है भाई अफ्रीका। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। और ये दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये सबसे गर्म कॉन्टिनेंट भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ। और ये मतलब यूरोप से कैसे सेपरेट होता है, कौन सेपरेट करता है इसको, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी इसको यूरोप से सेपरेट करता है। ए वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड नोन एज स्वेज इस्थमस ज्वाइंस विद एशिया इन द नॉर्थ ईस्ट। और इसको जो अफ्रीका को कौन जोड़ता है, एक बहुत ही जो नैरो पीस ऑफ लैंड है, मतलब छोटी सी, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल तंग जो ज़मीन है उसको जोड़ती है, उसको हम स्वेज इस्थमस कहते हैं, जो उसको एशिया से जोड़ती है नॉर्थ ईस्ट में। इट हैज़ द फेमस स्वेज कैनाल। और इसमें एक नहर है, बड़ी फेमस है नहर, उसको स्वेज कैनाल कहते हैं। द अटलांटिक ओशन इज ऑन इट्स वेस्ट एंड द इंडियन ओशन ऑन इट्स ईस्ट। जो अफ्रीका के वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, और अफ्रीका के जो ईस्ट में क्या है, इंडियन ओशन, इंडियन समुद्र है, महासागर है, हिंद महासागर जिसको हिंदी में बोलेंगे इंडियन ओशन। द इक्वेटर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ अफ्रीका। जो इक्वेटर है वो अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच में से पास करती है। हाउएवर द लार्जर पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका का बहुत बड़ा
पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आल्सो पास थ्रू अफ्रीका। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी अफ्रीका से पास करती है। जो ये लाइंस हैं जो आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा, इक्वेटर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है। ए वास्ट लैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज़ डेजर्ट। और एक नॉर्थ अफ्रीका का जो बहुत बड़ा जो पार्ट है वो क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। एंड ए लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका इज़ कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। और अफ्रीका का एक बहुत बड़ा एरिया में क्या है भाई, किससे कवर है, वो डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने जंगल है। अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। एशिया एंड द यूरोप टुगेदर इज़ नोन एज यूरेशिया। एशिया और यूरोप को अगर दोनों को मिला के कहा जाए तो उसका नाम है यूरेशिया। अफ्रीका वाज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था बिकॉज क्योंकि पीपल ऑफ अदर पार्ट डिड नॉट नो मच अबाउट द दिस कॉन्टिनेंट। क्योंकि जो बाहर की दुनिया के लोग थे अफ्रीका को छोड़कर, उन लोगों को अफ्रीका के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए पहले अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। उसके बाद आ गया भाई नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द अटलांटिक ओशन लाइज टू द ईस्ट। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और उसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। द आर्कटिक ओशन मेक्स इट्स बाउंड्री इन द नॉर्थ। और इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। और जो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उसको एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, छोटी सी एक जो नैरो लैंड उसको ज़मीन जोड़ती है, उसको बोलते हैं हम इस्थमस ऑफ पनामा। इट हैज़ ए पनामा कैनाल। और इसमें क्या है, एक नहर है इसी एरिया में जिसको पनामा कैनाल कहते हैं। विच ज्वाइंस द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है ये वाली नहर पनामा कैनाल, जो कहाँ पर है, इस्थमस ऑफ पनामा में है। कनाडा एंड यूएसए आर द टू मेजर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और इसकी दो सबसे जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, जहाँ पे अर्थव्यवस्था बड़ी ही विकसित है, ऐसे दो बड़े देश कौन से हैं, कनाडा और अमेरिका यानी कि यूएसए। कहाँ पे है ये, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद पढ़ते हैं हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथ अमेरिका का जो सब बड़ा पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। और ये इसके मतलब ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड चिली आर द मेजर कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली इसके जो बड़े बड़े देश हैं। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज एंड द अमेजन बेसिन, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड लाइज हेयर। और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज एंडीज़, ठीक है, माउंटेन रेंज है ये। और सबसे बड़ा अमेजन बेसिन, और अमेजन बेसिन है अमेजन नदी के द्वारा बनाया गया क्षेत्र, ठीक है। वो कहाँ पर है भाई, यहीं पर है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड है जो अमेजन बेसिन, अमेजन नदी है वहाँ पे एक बहती है, जिसके आसपास के एरिया को हम अमेजन बेसिन कह देंगे। वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट रिवर बेसिन है जो यहीं पर है साउथ अमेरिका में। उसके बाद आ गया भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इसका ऑस्ट्रेलिया का दिस कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो कॉन्टिनेंट है ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द वेस्ट, और इसके वेस्ट में इंडियन ओशन है। और पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, और ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। द सदर्न ओशन इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया is also known as the island continent which is sparsely populated. The southern ocean
इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया। और जो इसका जो सदर्न ओशन है जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में, उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और जो भी और जो क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। अब डू यू नो में क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन एन ओशिनिया। ओशिनिया भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। कलेक्टिवली इट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पापुआ न्यू गिनिया, द मेलेनेशिया एंड द पोलिनेशिया ग्रुप। ओशिनिया आल्सो इंक्लूड, और इसमें ये भी आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह। माइक्रोनेशिया इज widely scattered group of islands that run along the northern and southern edges of the equator। और जो माइक्रोनेशिया, और ये भी एक क्या है, आइलैंड्स हैं, इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसके छोटे छोटे आइलैंड अलोंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न एजेस ऑफ इक्वेटर। और जो इक्वेटर के नॉर्दर्न और सदर्न एजेस में ये फैले हुए हैं माइक्रोनेशिया, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आगे है एंटार्क्टिका। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। जो एंटार्क्टिका है वो सदर्न हेमिस्फीयर के सदर्न मोस्ट पार्ट में लाई करता है। इट स्ट्रेच्ड अराउंड द साउथ पोल अप टू द एंटार्क्टिक सर्कल। और ये कहाँ से फैला हुआ है, साउथ पोल से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक फैला हुआ है। इन द नॉर्थ इट इज़ सराउंडेड बाय सदर्न ओशन, और नॉर्थ में इसके सदर्न ओशन है। इट इज़ कॉन्टिनेंट इज़ कवर्ड द कॉन्टिनेंट इज़ कवर्ड विद वेरी थिक शीट्स ऑफ आइस एंड स्नो। और ये इस कॉन्टिनेंट में क्या है, बड़ी ही मोटी एक आप कह सकते हैं चादर है बर्फ़ की, स्नो की, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड that 3/4 of the total mass of ice of the earth is found in Antarctica। आप ये कह सकते हो कि भाई 3/4 जितनी भी इस दुनिया में आइस है, अर्थ पे आइस है, उसका 3/4 पार्ट इसी एंटार्क्टिका में ही पाया जाता है। ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन द लैंड इज़ नॉट इनहेबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स। क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है, इसलिए बहुत कोल्ड कंडीशन है, यहाँ की ठंडी कंडीशन है। और यहाँ पे क्या भाई, ह्यूमन बींग्स नहीं पाए जाते, यानी कि आदमी यहाँ पर नहीं रह सकते, इंसान यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडा है। साइंटिस्ट ऑफ सम कंट्रीज हैव एस्टेब्लिश्ड देयर रिसर्च सेंटर हेयर। और दुनिया के कुछ कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। इंडिया हैज़ आल्सो एस्टेब्लिश इट्स रिसर्च सेंटर इन एंटार्क्टिका। और इंडिया ने भी अपने जो रिसर्च सेंटर हैं वो एंटार्क्टिका में बनाए हैं। डू यू नो में क्या है, इन एंटार्क्टिका द फर्स्ट 2 परमानेंट रिसर्च बेसिस ऑफ इंडिया आर दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। ठीक है, इंडिया ने जो अपने जो रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनाए हैं एंटार्क्टिका में, उनके नाम क्या हैं, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। आगे हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म के बारे में, कि जो हमारी जो लैंड है उसमें किस किस तरह की, मतलब किस तरह की फॉर्म में पाई जाती है। जैसे पहाड़ है, मैदान है और प्लेटो है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द सरफेस ऑफ लैंड इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। जो हमारी लैंड है वो हम हर जगह एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। सम पार्ट ऑफ अर्थ आर हाई अबव द सी लेवल and have steep slopes and rough surface, but some part are smooth and flat with gentle slope। जो अर्थ के कुछ जो लैंड है, सम पार्ट है ऑफ द लैंड हाई अबव द सी लेवल, सी लेवल से बहुत ऊंचे हैं। एंड हैव स्टीप स्लोप, और उनकी जो ढलान है वो बहुत ही तीखी ढलान है। एंड रफ सरफेस, और रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़ सरफेस है। बट सम पार्ट, और मगर कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो स्मूथ है, फ्लैट हैं, बिल्कुल समतल है, और उनकी जेंटल स्लोप है, उनकी जो ढाल है बिल्कुल ही कम है, जेंटल है। द डिफरेंस इन द हाइट and the slope of the land surface is known as relief और द लैंड फॉर्म। और जो भी ये डिफरेंस
हाइट में और स्लोप में, जो भी ऊंचाई में और ढलान में लैंड सरफेस की जो भी डिफरेंस पाया जाता है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, और द लैंडफॉर्म, और लैंडफॉर्म भी कहते हैं। द मेजर लैंडफॉर्म आर ग्राउंड ग्रुप्ड एज माउंटेन्स, प्लेटो एंड प्लेन्स। जो हमने तीन जो मेजर लैंडफॉर्म हैं लैंड के, वो कौन कौन से हैं भाई, माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं और प्लेन्स हैं। इन तीनों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। माउंटेन में क्या होता है भाई, ए माउंटेन और ए हिल इज एन अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ द लैंड सरफेस। जो माउंटेन कह लो या हिल कह लो, वो क्या है, एक अपलिफ्टेड पोर्शन है, ऊंचा उठा हुआ पोर्शन है लैंड का। द अपर मोस्ट पार्ट और पोर्शन ऑफ ए माउंटेन और ए हिल फॉर्म ए पीक। और जो भी माउंटेन का जो ऊपर सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम पीक कह देते हैं, हिंदी में क्या कह देते हैं, पर्वत की चोटी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन कॉल्ड रेंज। जो माउंटेन है वो एक लाइन में अरेंज होते हैं, पहाड़ ऐसे लाइन में होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं भाई, रेंज कह देते हैं। एक पहाड़ के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पूरी एक रेंज में होते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं, उसको हम रेंज कह देते हैं, माउंटेन रेंज। विच हैज़ ए सीरीज ऑफ पीक्स एंड वैलीज। और इस माउंटेन रेंज में क्या होता है भाई, बहुत सारी पर्वत की चोटियाँ होती हैं और वैलीज होती हैं। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा भाई, द ओल्ड माउंटेन आर दोज विच हैव बीन worn down by the forces of nature and do not have sharp peaks। जो ओल्ड माउंटेन है, पुराने जो पर्वत हैं, वो क्या है, हैव बीन worn डाउन बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर। जो भी फोर्सेस ऑफ नेचर है, जो प्रकृति की जो ताकतें हैं, जैसे कि हवा, बारिश, तूफान, कुछ भी ऐसे है, उसके कारण वो क्या हो चुके हैं भाई, worn डाउन हो चुके हैं, वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, या उनका मतलब वो घिस गए हैं, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, एंड डू नॉट हैव शार्प पीक्स। और उनकी जो पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो शार्प नहीं है, तीखी नहीं है। द अरावली रेंज इन इंडिया, द यूराल माउंटेन इन रशिया एंड द Appalachians इन द USA आर द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन। और ओल्ड माउंटेन के ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अरावली पर्वत है इंडिया में है, यूराल माउंटेन रशिया में है। अब द यंग माउंटेन वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिसेंट फेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग अबाउट 25 मिलियन ईयर एगो। और जो यंग माउंटेन है वो क्या उस वो कब बने थे, वो आज से लगभग 25 मिलियन ईयर्स पहले वो बने थे, उसको हम यंग माउंटेन कहेंगे। और यंग माउंटेन से पहले क्या थे भाई, ओल्ड माउंटेन थे। ठीक है, तो दो तरह के माउंटेन हो गए, एक यंग माउंटेन और ओल्ड माउंटेन। दे आर वेरी हाई एंड देयर शार्प पीक्स आर कवर्ड विद स्नो। और जो यंग माउंटेन है वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं और उनकी चोटियाँ ऊंची हैं और वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। द हिमालयज इन एशिया, एशिया में हिमालय पर्वत है। द एल्प्स इन यूरोप, यूरोप में एल्प्स पर्वत है। और एंडीज इन साउथ अमेरिका, और अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत है। एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज जो पर्वत हैं आर इम्पोर्टेंट यंग माउंटेन, इनको हम यंग माउंटेन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ यंग माउंटेन के एग्जाम्पल दिए हैं। अब डू यू नो में क्या है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट लाइज इन हिमालयाज माउंटेन। जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और हिमालयाज माउंटेन में ये है। इट्स हाइट इज़ 8,850 मीटर, इसकी हाइट इतनी है। अबव द सी लेवल, सी लेवल से इसकी हाइट इतनी है। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल, यह है नेपाल देश में है। अब प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो क्या होता है, ए प्लेटो इज़ एन अपलैंड विद रग्ड सरफेस। जो प्लेटो है वो ऊंची उठा हुआ एक लैंड होता है, ज़मीन होती है जिसकी रग्ड सरफेस होती है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है। इट इज़ लाइक ए टेबल लैंड अपलिफ्टेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इसको हम, ये एक टेबल लैंड की तरह है जो ऊंची उठी हुई होती है अपनी आसपास की जगह से। जैसे टेबल है, टेबल की, जैसे हम मान लो हमने एक फर्श पे टेबल रखा है, तो फर्श तो होगी ज़मीन और टेबल क्या हो गया, देखो टेबल क्या है भाई, ऊंचा उठा हुआ होता है और ऊपर से टेबल क्या होता है भाई, फ्लैट होता है। ऐसे ही
प्लेटो भी ऐसा ही होता है। आप टेबल की तरह सोच सकते हो कि ज़मीन से ऊंची उठी हुई एक समतल जगह होती है जो कुछ उबड़ खाबड़ होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, प्लेटो बोल देते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ ए प्लेटो इज़ 600 मीटर अबव द सी लेवल, और जिसकी एवरेज हाइट दे रखी है सी लेवल से 600 मीटर होती है प्लेटो की। नियरली 40% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ अर्थ इज़ प्लेटो, और लगभग 40% जो अर्थ का जो लैंड है उसमें से 40% पार्ट किसका है, प्लेटो का है। द प्लेटो ऑफ तिब्बत आल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। और जो प्लेटो ऑफ तिब्बत है, तिब्बत का जो पठार है, हिंदी में इसको पठार बोलते हैं प्लेटो को, वो उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, संसार की छत भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे ऊंचा प्लेटो है पूरी दुनिया में। इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 5000 मीटर अबव द मीन सी लेवल, और इसकी जो हाइट है सी लेवल से कितनी है, 5000 मीटर है। द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया, द अरेबियन प्लेटो एंड द ब्राज़ील प्लेटो आर सम ऑफ द लार्ज प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया का जो साउथ पार्ट है ना सारा, ठीक है, वो भी क्या है भाई, डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया, इस ये प्लेटो है। अरेबियन प्लेटो और ब्राज़ील प्लेटो क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कुछ बड़े बड़े प्लेटो हैं पूरी दुनिया के। मोस्ट ऑफ द प्लेटोज आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन और गोल्ड एट्सेट्रा। और अधिकतर जो प्लेटो हैं, जो ये पठारी भूमि होती है, यहाँ पे क्या पाया जाता है भाई, मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, ठीक है, कोयला वगैरह, ठीक है। अब आ गया भाई प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स होते हैं भाई मैदान, ठीक है। ए प्लेन इज़ ए रिलेटिवली लो लाइंग फ्लैट लैंड, और जो प्लेन होता है उसको हम एक लो लाइंग, नीचे का एक समतल भूमि कह सकते हैं, जो जिसकी हाइट बहुत कम होती है। द स्लोप ऑफ ए प्लेन इज़ जेंटल एंड इट्स एवरेज हाइट इज़ बिटवीन 100 एंड 200 मीटर अबव द सी लेवल। और जो इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो ढाल होती है प्लेन मैदानों की, वो बहुत ही जेंटल होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कम होती है। और इट्स एवरेज हाइट, और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 100 से लेकर 200 मीटर है सी लेवल से। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर, और जो दुनिया के अधिकतर जो प्लेन्स है, मैदान है, वो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। द रिवर्स कैरी अवे large volume of silt and sediments from the mountains and deposit them in low lying area to form plains। जो रिवर्स होती हैं वो अपने साथ क्या लेके आ जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट, यानी कि जो गाद, मिट्टी वगैरह अपने साथ लेके आती हैं, नदियों के पानी में बहकर आता है और माउंटेन से, ठीक है। और वो क्या उसको डिपॉजिट कर देती हैं लो लाइंग एरिया में, नीचे के जो एरिया है वहाँ पे उसको डिपॉजिट कर देती हैं, और जिससे प्लेन्स बनते हैं, मैदान बनते हैं। यानी कि जितने भी मैदान बने हैं अधिकतर वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी या गाद से बने हैं। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम, और जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे इंडिया का, जो उत्तर भारत का इलाका है कुछ, वो किससे बना है भाई, गंगा नदी से। गंगा नदी का जो सिस्टम है, गंगा नदी है उसकी जो सहायक नदियों से मिलकर बना है। अदर इम्पोर्टेंट प्लेन्स आर द ग्रेट चाइना प्लेन, द इजिप्टियन प्लेन एंड द प्लेन ऑफ इराक। और दूसरे कुछ जो हैं जो प्लेन्स, उनके एग्जांपल दे रखे हैं। चाइना प्लेन है, चाइना का मैदान है, इजिप्टियन प्लेन है, और प्लेन ऑफ इराक। प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एज दे हैव फर्टाइल सोयल। जो प्लेन्स होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनकी जो भूमि है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ भूमि होती है, इस पर फसलें अच्छी लगती हैं। अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड एन आइडियल क्लाइमेट, और यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और एन आइडियल क्लाइमेट, और यहाँ का जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, वो भी एक अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होने का कारण यही है कि यहाँ पे जो मैदान है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, पानी की कोई कमी नहीं होती, और मौसम भी अच्छा होता है।